28 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, सॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल सा जीपी का क्वेश्चन लग रहा है, चलो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं इसका। तो यहाँ पे तुम अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दो तो फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकेंड टर्म से दिखाई पड़ रहा है कि पूरा जीपी में है, तो ये जो सम है इसको अगर एस मान लें तो एस इक्वल टू 6/3 और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से जो टर्म दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि जीपी में है। 10/3 प्लस 10 × 2/3 प्लस 10 × 2/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 × 2 डिवाइड बाई 3 हम देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ दें और यहाँ से यहाँ तक के सम को अगर मैंने S1 मान लिया तो S की वैल्यू हो जाएगी 6/3 प्लस S1। और S1 क्या है भाई, तुम देख सकते हैं कि S1 जो है इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। S1 तुम्हारा जीपी में है बेसिकली, और इसका फर्स्ट टर्म अगर T1 को देखें तो क्या है ये, तो 10/3 हो। और अगर कॉमन रेशियो देखें, कॉमन रेशियो इक्वल टू R इक्वल टू क्या है, तो हम देख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 2 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, 6, तो R इक्वल टू 6 हो गया। हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 × 2 से, है ना, तो नीचे 3 की पावर 24 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब इस वाले में अगर मैं 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 की पावर 23 नीचे आ जाएगा और 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब मैं S1 का सम लिख दूंगा, ठीक है भाई। S1 का सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 10/3 ठीक है, A इंटू कॉमन रेशियो कितना हो गया, 6, जो कि मोर देन 1 है, तो 6 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, तो 3 की पावर 1 से चला है 3 की पावर 25 तक, तो 25 टर्म हो गया ये, तो 6 की पावर 25 R⁻n-1 डिवाइड बाई R-1 1/R-1 यानी कि 6-1 यानी कि 5 हो गया। तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करते हैं इसको। 10/3 ठीक है, और ये हो जाएगा 6 की पावर 25 इंटू 1/5। ये S1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 6 की पावर 25 ठीक है। अब इसलिए मेरा S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S बराबर कितना है, 6 की पावर 3/26, 6/3 और प्लस S1 यानी 2/3 इंटू 6 की पावर 25 माइनस 2/3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 6/3 लिख सकते हैं, 2 × 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 26, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 25 पावर है तो नीचे भी 25 पावर है, तो 2 × 6/3 पूरे की पावर 25 लिख सकते हैं इसको, और माइनस 2/3 तो हम देख सकते हैं कि ये 3 से ये कैंसिल आउट होकर 3 की पावर 25 हो जाएगा। तो ये 2/3 और ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ गया, सिंपली एस का आंसर कितना आ रहा है आप देख लेंगे। तो 2 × और ये 2 की पावर 25 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 26, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 26। कौन सा ऑप्शन है ये 2 की पावर 26? फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है इसमें। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। अब ये -π/2 को मैं ब्रेक कर दूंगा, -π/2 से -1 12 टाइम्स, तो गिवन इंटीग्रल को अगर आई मान लें तो आई बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स और 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो -π/2 से -1 में अगर एक्स रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। नीचे 3 प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -π/2 से -1 में रहेगा तो, और ये वैल्यू आ जाएगा -1 से 0 में, तो ऑब्वियसली -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 में, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx प्लस नेक्स्ट -1 से 0 में अगर करेंगे तो 12 टाइम्स और 0 से -1 में अगर है कोई वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, तो 3 - 1 आ जाएगा। और नीचे 3 प्लस, और अगर सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स है तो -1 से 0 में होगा कोई वैल्यू और ये आ जाएगा -1, तो 3 प्लस -1 और cos x 0 से 1 में होगा तो 0 ही आ जाएगा इसका, 0 इंटू dx, ठीक है। उसके बाद 0 से 1 में जब ब्रेक करेंगे तो 12 टाइम्स 3 प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और नीचे 3 और ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स वैल्यू 0 से 1 में होगी जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और cos x फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे -π/2 से π/2 में cos x 0 से 1 में ही रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता रहेगा। नेक्स्ट इंटरवल हो गया 1 से π/2, तो 1 से π/2 में फिर से वही है 12 टाइम्स, अब ये 1 से 1.57 में रहेगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, तो 3 + 1 और नीचे 3 और साइन एक्स का 0 से 1 में रहेगा तो 0 हो जाएगा और cos x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब सॉल्व कर लेंगे, इससे आ जाएगा और i = अब ये क्या हो गया भाई, ये आ गया तुम्हारा, चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा, -π/2 से -1 और ये हो गया 12 × 1 और नीचे आ गया 2 इंटू dx प्लस -1 से 0 और ये हो गया 12 × 2 और नीचे आ गया 2 इंटू dx, फिर इसके बाद 0 से 1 ये हो गया 12 × 3 नीचे आ गया 3 इंटू dx प्लस 1 से π/2 और ये हो गया 12 × 4 और नीचे आ गया 3, तो ये 2 से 6 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 4 ये आ जाएगा, तो और i की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये तुम्हारा 6 बन गया था ना, तो 6 बाहर आ जाएगा और ये -1 + π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 12 है, 12 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 + 1, उसके बाद ये 12 बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1 - 0 और लास्ट में 4 × 4 = 16 बाहर आ जाएगा और इसका आ जाएगा π/2 - 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और i = हो जाएगा -6 और यहाँ से प्लस का 12 फिर प्लस का 12 माइनस का 16 और π/2 वाले टर्म के साथ आ जाएगा 6 × π/2 और π/2 लास्ट में आ रहा है सिर्फ 16 × π/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 12 12 24 में से 6 गया 18 हो जाएगा ये,
अच्छा 18 में से 16 चला गया, ये 2 हो जाएगा क्रम 24, 24 और 22, ये प्लस का 2 हो गया सिंपली, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 पाई और प्लस 8 पाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 11 पाई, ये इसका आंसर हो गया 2 प्लस 11 पाई। और कौन सा ऑप्शन है? 2 प्लस 4th ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? पैराबोला दे रखा है। पैराबोला है जिसका एक वर्टेक्स ए जो है वो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स ए ओरिजिन पे हो गया, और बी और सी जो है वो लाई कर रहा है पैराबोला पे। तो बी और सी पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगा उसका सेंट्रॉइड दे रखा है कि कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसका सेंट्रॉइड जी का दे रखा है कोऑर्डिनेट 7/3, 4/3, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें बोला जा रहा है कि साइड बी सी की लेंथ का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो पॉइंट बी को मान लेंगे। अब ये पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 4a बराबर 8, a बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं पॉइंट बी को T1 पॉइंट मान लूँ तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, यानी कि 2T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, यानी कि 4T1, ये आ जाएगा पॉइंट बी। और पॉइंट सी को T2 पॉइंट मान लेंगे तो ये आ जाएगा 2T2 स्क्वायर कॉमा 4T2, ठीक है। अब सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका 3 टाइम्स कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, और तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम तो आ जाएगा 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ से T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7/2, और अगर वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस 3 कर देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड का जो वाई कोऑर्डिनेट उसका थ्राइस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सारे वाई कोऑर्डिनेट का सम, तो वो हो जाएगा 4T1 प्लस 4T2। तो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है भाई। T1 प्लस T2 1 आ गया। तो यहाँ से हम T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स T1 T2, माइनस 4 टाइम्स T1 T2 4 टाइम्स T1 T2, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स T1 T2, एंड दिस इज इक्वल टू 7/2 दे रखा था, और T1 प्लस T2 का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 माइनस 2 टाइम्स T1 T2, दिस इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ से 2 टाइम्स T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 7/2, जो कि हो जाएगा माइनस 5/2। तो T1 T2 की वैल्यू आ गई माइनस 5/4। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले जगह पे, तो T1 माइनस T2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1 प्लस T2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स T1 T2, तो प्लस 4 टाइम्स 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6 आ गया, तो T1 माइनस T2 का स्क्वायर कितना हो गया 6, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस BC का स्क्वायर निकालना है, तो BC का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2T स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर
तो 2t2 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 4t2 माइनस 4t1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेंगे तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इंटू t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर निकल चुका था 6, तो हो जाएगा 4 इंटू 6, और t2 प्लस t1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 16 इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा ये हो जाएगा 24 प्लस 96, तो कितना हो गया ये 6 4 10 और 9 2 11 और 1 12, 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन है बी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और फिर से एक बार मैट्रिक्स ए का पावर बहुत बड़ा दे रखा है, ए की पावर 100, तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स ए को ब्रेक कर लें सम ऑफ टू मैट्रिक्स में, जिसमें से एक मैट्रिक्स रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1, तो दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 1 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैंने पी मैट्रिक्स मान लिया, दूसरे मैट्रिक्स को पी मान लिया, तो पी स्क्वायर निकाल के देखें अगर, तो 2 माइनस 4 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 1 माइनस 2, तो हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ जाएगी। 2 2 या 4 और प्लस 4 0 हो गया, प्लस 4 और -4 0, फिर -8 प्लस 8 0 और +2 -2 0 और -4 प्लस 8 -4 प्लस 4 0, तो पी स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। तो ए की पावर 100 को लिख सकते हैं हम लोग आई प्लस पी की पावर 100, जब इसको बाइनल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे तो आई की पावर 100 आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100c1 इंटू पी की पावर 1, और उसके बाद पी स्क्वायर आएगा तो आगे सब क्या होता जाएगा 0 0 होता जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ए की पावर 100 जो मैट्रिक्स आ गया वो आ गया आई यानी 1 0 0 1 और प्लस 100c1, 100c1 मतलब 100p हो गया, तो p कितना था, तो p मैट्रिक्स था 2 माइनस 4 और 100p कर लेंगे हम लोग, तो ये मतलब ए की पावर 100 बराबर आ गया आई प्लस 100p, यही आ गया ना, तो आई प्लस 100p आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई प्लस 100 टाइम्स p। अब ए की पावर 100 दे रखा था 100b प्लस आई, ये दे रखा था 100b प्लस आई के बराबर, यहाँ से आई कट गया और 100 से 100 कट गया, तो b बराबर मैट्रिक्स p आ गया, है कि नहीं। और जब b बराबर मैट्रिक्स p आ गया तो b की पावर 100 पूछ रहा है, तो b की पावर 100 क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि b स्क्वायर 0 हो जाएगा तो b क्यूब भी 0 हो जाएगा, इसलिए b का हर एक हायर पावर मोर देन 2 या उसके बराबर सब 0 हो जाएंगे, इसलिए b की पावर 100 कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन बोला था फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ b की पावर 100 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 0, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि 1/a और 1/b का जो अरिथमेटिक मीन है यानी हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b, ये दे रखा है 5/16 के बराबर, तो यहाँ से 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आ जाएगी 5/8 के बराबर, ठीक है भाई। और जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 टाइम्स a प्लस b इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी, एक इक्वेशन नहीं हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन दे रखा है कि जो सीक्वेंस है a
4 अल्फ़ा और जो लास्ट में बीटा लिख रहा है वो असल में बी होगा। ये जो सीक्वेंस है A4 अल्फ़ा बी वो AP में दे रखा है और जिसका कि इंक्रीजिंग AP है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस इसका पॉजिटिव आने चाहिए। इंक्रीजिंग AP बता रहा है ये। इंक्रीजिंग AP, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे किसके बीच में लाई करेंगे? तो इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 टाइम्स अल्फा माइनस 2b इक्वल टू 0। तो बेसिकली तुम्हें a और b निकालना पड़ेगा और अल्फा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि अगर मैं इस AP का कॉमन डिफरेंस को d मान लूँ, ठीक है भाई, तो d बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 माइनस a लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम b को लिखें तो b कौन सा टर्म हो गया? फोर्थ टर्म। तो b बराबर लिख सकते हैं a प्लस 3d और यहाँ से d को लिख सकते हैं 4 माइनस a, तो 3 टाइम्स 4 माइनस a। तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 3a, ऐसा आ जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2a, 12 माइनस 2a, यही आ जाएगा। b कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है, तो b बराबर हो जाएगा a प्लस 3d और d को लिख सकते हैं 4 माइनस a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 3a, तो ये b बराबर आ गया 12 माइनस 2a, ठीक है। तो b के लिए निकल कर आ गई 12 माइनस 2a। अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें b की वैल्यू, तो 8 टाइम्स a प्लस b, तो a प्लस 12 माइनस 2a इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी और b हो जाएगा 12 माइनस 2a, ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 टाइम्स और ये हो जाएगा 12 माइनस a और इधर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 5a इंटू 2 कॉमन, तो 6 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12, ठीक है। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 4a, 48 माइनस 4a बराबर 6 5 जा 30a, 6 5 जा 30a आ जाएगा और माइनस का 5a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो 5a स्क्वायर सबको ले आ रहे हैं बाई तरफ, तो 5a स्क्वायर और 30 और 4 माइनस 34 टाइम्स a आ जाएगा और प्लस का 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 इंटू 5, तो 48 इंटू 5 को लिख सकते हैं हम लोग 24 गुना 2 गुना 5, 24 और 10 34 होता है। तो फैक्टराइज हो जाएगा ये 5a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 24a प्लस का 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5a स्क्वायर माइनस 10a, 5a कॉमन, तो a माइनस 2 और माइनस 24 कॉमन, तो a माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी एक 24/5 और दूसरी a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो a बराबर 24/5 पे b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर कितना था? 12 माइनस 2 है, तो 12 माइनस 2 इंटू 24/5 ऐसा हो जाएगा। और अगर a बराबर 2 पे निकालें तो b बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 है, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ से b आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, तो a बराबर 2 पे b बराबर 8 आ रहा है और a बराबर 24/5 पे b बराबर कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 60 में से चला गया 48,
तो 12 60 में से 48 चला गया तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 24/5 पे b बराबर आ रहा है 12/5 एक वैल्यू, दूसरा a बराबर 2 पे b आ रहा है 8। अब इन दोनों के सामने ने कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस था d बराबर 4 माइनस a। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें इसके सामने 4 माइनस a तो 24/5 और यहाँ से आ जाएगा ये कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है -20 में से घटेगा 25। 4 माइनस क्या था, 4 माइनस a था ना कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस a, हाँ। तो 4 माइनस 24/5, अच्छा ये 24/5 था, ठीक। -24/5 तो ये आ जाएगा 20 में से घट गया 24, -4/a आ जाएगा, ये -4/5 कॉमन डिफरेंस। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें ये तो 4 माइनस a यानी कि 4 माइनस 2 बराबर, तो ये आएगा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब ये चूंकि इंक्रीजिंग AP था तो d इक्वल टू -4/5 रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग AP का मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके सामने अल्फ़ा निकाल लें तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा कौन सा टर्म है, अल्फ़ा को ले सकते हैं 4 + d, तो अल्फ़ा हो जाएगा 6। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो देख लेंगे क्या दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था ax स्क्वायर माइनस ax, तो ax स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस ax यानी कि -2x, और इसके बाद +2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2b +2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2b, तो अल्फ़ा कितना है 6 माइनस 2b, तो 2b यानी कि 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और 16 में से 6 चला गया 10, तो माइनस का 20 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। 16 में से 6 गया 10 तो -20, x 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 प्लस 40 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 × 1, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस और 41 हो जाएगा। ये 41 का मतलब समझ लें कि 25 और 36 यानी 5 और 6 के बीच की वैल्यू होगी। इसको अगर हम 5.4 ले लेते हैं डिवाइड बाई 2, तो 5.4 प्लस 1 कितना हो गया 6.4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, 3.2 हो जाएगा। और दूसरा वैल्यू निकाल लें अगर हम लोग, तो -5.4 प्लस 1, तो -4.4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -2.2, ऐसा हो जाएगा। तो 5 में से 1 चला गया 4, तो -4.4 डिवाइड बाई 2 -2.2, तो जो दो रूट है वो -2.2 और 3.2 है, किसके बीच में लाई करेगा वो देखना है। तो -2.2 और दूसरा है 3.2, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और लिखा था इन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक पोजीशन, तो दूसरा वाला ले नहीं सकते हम लोग, और ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन इसी तरह का है तो फिर यही आंसर, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। और डी बराबर नेगेटिव वाला ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी में डी नेगेटिव नहीं आ सकता है, दूसरा ऑप्शन चेक करने का मतलब नहीं रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन दे रखा है f(x)
और सिग्नम वाला फंक्शन है ये एस जी एन ऑफ साइन एक्स प्लस एस जी एन ऑफ कॉस एक्स एस जी एन ऑफ tan x and SGN of cot x. और सिग्नम x का जो डेफिनेशन है वो नीचे लिख दिया है। जो पता ही है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो -1 हो जाएगा, और 0 होगा तो सिग्नम 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेंज पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जो x है वो तुमको मानना पड़ेगा कि कौन से मतलब क्या वैल्यू मैक्सिमम आ सकता है, क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये फंक्शन, यही मतलब हुआ। ये फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले सकता है, यही क्वेश्चन है। तो अगर तुम देखो कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स, तो सारा साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब सब पॉजिटिव होगा तो उस केस में सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 आ सकता है। जब एक्स को क्या मान लेंगे, लाइन बिटवीन 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। और अगर हम मान लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, मान लेते हैं एफ एक्स को, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मानेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन एक्स को छोड़ करके बाकी चीज़ें सब निगेटिव हो जाएंगी। तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी, तो सब -1 -1 आएगा, तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से -2 भी आ सकता है फंक्शन की वैल्यू, जब मैंने इसको मान लिया है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो π/2 < x π पे। अगर मैं इसको थर्ड में मान लूँ, थर्ड में मान लेंगे तो क्या होगा भाई, थर्ड में सिर्फ tan x पॉजिटिव होगा और cot x पॉजिटिव होगा, बाकी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो -1 -1 + 1 + 1 यानी कि 0 आ जाएगा। और जब मैं फोर्थ में मान लूँ एफ एक्स को अगर फोर्थ में मान लूँ, तो फोर्थ में सिर्फ cos x पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो -1 + 1 -1 और -1 तो tan x भी नेगेटिव, cot x भी नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, तो ये -3 + 1 -2 हो जाएगा। तुम देख सकते हैं कि किस तरह का वैल्यू आ सकता है, तो -2 आ सकता है, 0 आ सकता है और 4 आ सकता है। ठीक है, -2 0 और 4, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है। तो पहला स्टेटमेंट चेक करें, स्टेटमेंट 1, 25 की पावर 13 + 20 की पावर 13 + 8 की पावर 13 + 3 की पावर 13, क्या ये डिविजन बाई 7 है कि नहीं, ये चेक करना है हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है आराम से, वो तो एक दिखाई पड़ रहा है कि भाई जैसे 8 की पावर 13 को समझ लें, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 1 की पावर 13, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 7k आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 8 की पावर 13 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया। और अगर 20 की पावर 13 को समझ लें, तो इसमें लिख सकते हैं 21 - 1 की पावर 13। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म तक 21 कॉमन हो जाएगा, तो 21 टाइम्स m और लास्ट में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 20 की पावर 13 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 7 + -1 यानी कि 7 - 1 6 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 की पावर 13
और प्लस 20 की पावर 13 के बारे में सोचें तो इसका रिमाइंडर 6 और उसका रिमाइंडर 1, तो दोनों का सम होकर के क्या आ जाएगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 की पावर 13 प्लस 20 की पावर 13 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब जो दो टर्म है 25 की पावर 13 और 3 की पावर 13, तो 25 की पावर 13 को अगर हम समझें, 25 की पावर 13, हाँ, तो अगर हम 25 की पावर 13 को समझें तो लिख सकते हैं 28 माइनस 3 की पावर 13, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट टर्म से लेकर के सेकंड लास्ट टर्म तक 28 कॉमन आ जाएगा, तो 28 टाइम्स K1 और प्लस -3 की पावर 13 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब हम 25 की पावर 13 के साथ एडअप कर लेंगे 3 की पावर 13, तो ये सिंपली हो जाएगा 28 टाइम्स K1। ठीक है, जो कि डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अल्टीमेटली पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है 7 प्लस स्टेटमेंट 2 अगर लिखें तो 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 की पावर 25, ये ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, ऐसा बोल रहा है कि पावर कितना है भाई, 25 इज ऑड इंटीजर, ऐसा बोल रहा है चेक करने के लिए। तो इस तरह क्वेश्चन लोग पढ़ चुके हैं, I+F वाला जो थ्योरम है, तो इससे सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, 7 प्लस 4√3 की पावर 25 जो आएगा वो कुछ I+F के फॉर्म में आएगा, जहाँ F कोई वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी का कॉन्जुगेट 7 माइनस 4√3 की पावर 25 को अगर हम देख रहे हैं, ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन जाएगी, इसको एफ डैश मान लेते हैं, जहाँ पर एफ डैश जो है 0 से 1 के बीच में हुआ। ठीक है, अब अगर हम एक्सपैंड कर दें दोनों इक्वेशन को, I+F 7 प्लस 4√3/25 को एक्सपैंड कर देंगे तो 7 की पावर 25 प्लस 25C1 इंटू 7 की पावर 24 4√3 की पावर 1 माइनस 25C2 7 की पावर 23 4√3 की पावर 2, ऐसा करके आएगा। ऐसे करते करते सेकंड लास्ट टर्म अगर देखें तो वो आ जाएगा -25C4 25C24 और 7 की पावर 1 इंटू 4√3 की पावर 24 और लास्ट टर्म आ जाएगा 4√3 की पावर 25। उसी तरह से एफ डैश को एक्सपैंड करें, एफ डैश इसका भी 7 की पावर 25 आएगा। अब इसके सारे टर्म, अच्छा 7 प्लस 4√3 में सारे टर्म प्लस के हैं, तो ये प्लस प्लस लिख देंगे हर जगह, डॉट डॉट लगा दो, प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये सेकंड वाले में अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, 7 की पावर 25 माइनस 25C1 7 की पावर 24 4√3 की पावर 1 प्लस 25C2 7 की पावर 23 4√3 की पावर 2। ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट सेकेंड लास्ट टर्म आ जाएगा 25C24 7 की पावर 1 इंटू 4√3 की पावर 24 और लास्ट टर्म तुम्हारा निगेटिव में आ जाएगा -4√3 की पावर 25, ऐसा आ जाएगा। अगर इन दोनों का हम ऐड कर दें, है ना, तो I+F प्लस एफ डैश ऐड कर दें तो जितने भी
ऑड पावर थे, इरेशनल नंबर थे, वो कट जाएंगे और जितने भी रैशनल टर्म्स थे उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 7 की पावर 25 प्लस 25C2 जो लोअर सबस्क्रिप्ट जिसका इवन आ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, वो सब रैशनल नंबर हो जाएगा बेसिकली। 7 की पावर 23 और 4√3 का स्क्वायर, ये रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी इंटीजर बन जाएगा ये, और ये सारे इंटीजर टर्म्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो डॉट डॉट करके लास्ट टर्म आ जाएगा 25C24, 7 × 4√3 की पावर 24। तो सारे के सारे इंटीजर टर्म आ जाएंगे इसमें 2 टाइम्स करके। ये जो i प्लस एफ डैश है, ये बेसिकली हो जाएगा इवन नंबर, इवन इंटीजर हो जाएगा बेसिकली, 2 × 2 करके आ रहा है, तो ये इवन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और f प्लस एफ डैश की जो वैल्यू होती है, क्योंकि f भी 0 से 1 में है और एफ डैश भी 0 से 1 में है, तो ये 0 से 2 में हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि i प्लस एफ डैश को होना है इवन इंटीजर, यानी इंटीजर अगर होना है तो इंटीजर में अगर इंटीजर जोड़ेंगे तभी होगा, यानी एफ प्लस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा इसको। और 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर वैल्यू है, तो 1 है। इसका मतलब एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर इवन इंटीजर -1। तो इवन इंटीजर में से और घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि 7 + 4√3 की पावर 25 का जो इंटीजर पार्ट होगा वो ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। सो इंटीजर पार्ट ऑफ 7 + 4√3 की पावर 25 will be odd integer, will be odd integer। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा था कि द इंटीजर वैल्यू ऑफ बेस इज एन ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है देखने से, तो देखते हैं सॉल्व करके इसको। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसमें अगर हम x से डिवाइड कर दें थ्रू आउट, तो dy/dx इक्वल टू प्लस -1/x इंटू वाई बराबर x cot x आ जाएगा। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और x की वैल्यू दे रखा है 0 से पाई में है और y ऑफ π/2 इक्वल टू π/2 है। तो 6 टाइम्स y π/6 में ये निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई, -1/x हो गया, -1/x। तो यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकाल लें। तो p dx इक्वल टू -1/x dx जो हो जाएगा -ln x, जो हो जाएगा ln ऑफ 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो आ जाएगा e की पावर ln 1/x जो कि सिंपली 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू 1/x इक्वल टू q क्या था, x cot x। तो 1/x इंटू x cot x dx प्लस c, तो x से x कैंसिल आउट हो गया और cot x हो गया, तो y/x cos x बाई sin x होता है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ sin x प्लस का c। अब यहाँ पर निकाल लेंगे c की वैल्यू, तो x इक्वल टू π/2 पे y के लिए π/2 दे रखा था, x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू π/2, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा
तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ 1 यानी कि 0 हो जाएगा प्लस सी, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आ गया y बाई एक्स इक्वल टू ln साइन एक्स प्लस का 1। तो y ऑफ x का वैल्यू आ गया x टाइम्स ln साइन एक्स प्लस का x। अब क्या क्या निकालना हम लोग को, पाई बाई 6, वाई ऑफ पाई बाई 6 निकालना, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो y ऑफ पाई बाई 6 निकालना है, तो x के पाई बाई 6 पुट कर देंगे, पाई बाई 6 ln साइन पाई बाई 6 ln हाफ हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं ln 2 माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 और प्लस पाई बाई 6 ये आ जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टाइम्स y इंटू पाई बाई 6, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस पाई टाइम्स ln 2 हो जाएगा ये, और प्लस का पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्या निकालना था, 8 टाइम्स वाई पाई बाई 4, तो पहले वाई पाई बाई 4 निकाल लो। तो इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे करके, वाई ऑफ पाई बाई 4 निकालना है, ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ln साइन पाई बाई 4 ln 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, यानी कि ln ऑफ 2 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, और प्लस पाई बाई 4 ये आ जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है शायद, 8 टाइम्स, हाँ तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टाइम्स वाई ऑफ पाई बाई 4, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 पाई और माइनस हाफ आगे आ जाएगा ln 2, और प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 8 टाइम्स वाई ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू ये माइनस पाई टाइम्स ln 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 पाई हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में से घटाएंगे इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 निकालना हम लोग को, सो 1 माइनस 2 ही निकालना है, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस पाई ln 2 माइनस पाई ln 2 कट जाएगा, और पाई में से घट जाएगा 2 पाई, तो माइनस पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई। कौन सा ऑप्शन है माइनस पाई, ये देखना है, तो माइनस पाई है ऑप्शन सी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 स्टेटमेंट दे रखा है, और चेक करना है कि कौन कौन सा सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 अगर देखें तो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जब एक्स को क्या मान लेंगे, नॉन नेगेटिव, एक्स को पॉजिटिव मान लेंगे तो ये आ जाएगा, और हम यहाँ पर अगर इसको करें डिफ्रेंशिएट, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव में 1 आ जाएगा, कितना आ गया ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ये, और एफ 0 पे वैल्यू आ जाएगी 0, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जब एक्स क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालें अगर, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया। तो हम देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है,
और सिर्फ x इक्वल 0 पे एफ एक्स 0 हो रहा है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि एफ एक्स हो गया वन फंक्शन, एफ एक्स इज वन फंक्शन। तो एफ एक्स वन हो गया क्योंकि एफ डैश एक्स हर जगह पे पॉजिटिव है और एक्स की एक पार्टिकुलर वैल्यू 0 पे 0 है, बाकी हर जगह पे पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, फंक्शन मोनोटोनिक हो गया और मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा वन होता है। स्टेटमेंट 2 को चेक करना है, एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालें और देखेंगे कि एफ डैश एक्स अगर 0 हो रहा है एक्स की किसी वैल्यू पे तो मिनिमम हो जाएगा, और अगर नहीं 0 हो रहा है एफ डैश एक्स तो ये वन हो जाएगा। एक तरीका और भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू सॉल्व करें, ये एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स वन माइनस 30 डिवाइड बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स वन प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स टू माइनस 30 डिवाइड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स टू प्लस 18। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वन स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स टू स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32 टाइम्स एक्स वन एक्स टू प्लस 72 टाइम्स एक्स वन माइनस 30 टाइम्स एक्स टू स्क्वायर प्लस का 240 टाइम्स एक्स टू और माइनस का 540। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर एक्स टू माइनस 30 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स वन एक्स टू स्क्वायर माइनस 32 टाइम्स एक्स वन एक्स टू प्लस 240 टाइम्स एक्स वन प्लस 18 टाइम्स एक्स टू स्क्वायर प्लस 18 4 जा 72 टाइम्स एक्स टू और माइनस 540। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये कट गया, माइनस 540 से माइनस 540 कट गया। क्या क्या कटते आ रहा है वो देखना है। ये दोनों कट गया और बाकी जो टर्म है उसको सबको एक तरफ ले जाए तो और आ जाएगा 4 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू प्लस 8 टाइम्स एक्स टू एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, माइनस 30 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर और माइनस 18 टाइम्स एक्स वन स्क्वायर, ये दोनों हो गया
-30 और -18, तो -48 टाइम्स x1 स्क्वायर। अब ये दोनों भी हो गया। उसके बाद -8 टाइम्स x1 x2 स्क्वायर -4 टाइम्स x1 x2 स्क्वायर। ये दोनों भी हो गया। -32 टाइम्स x1 x2 कट जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 240 टाइम्स x1 में से घटेगा 72 टाइम्स x1, 240 x1 माइनस 72 टाइम्स x1। यहाँ से 18 x1 इसका काम हो गया, 18 x2 स्क्वायर और प्लस का 30 x2 स्क्वायर, 30 और 18 48, 48 x2 स्क्वायर। ये वाला भी यूज कर लिए। इसके बाद 72 टाइम्स x2 तो प्लस 72 टाइम्स x2 माइनस 240 x2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4x1 स्क्वायर x2 और 8 x2 x1 स्क्वायर में से कॉमन ले सकते हैं 4x1 x2, तो अंदर आ जाएगा x1। अच्छा, ये x1 स्क्वायर x2 है और ये भी x1 स्क्वायर x2 ही है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स x1 स्क्वायर x2, ठीक है। -48 x1 स्क्वायर और तो यहाँ पर एक -48 x1 स्क्वायर और यहाँ भी x2 स्क्वायर, ये भी x2 स्क्वायर ही है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा -12 टाइम्स x1 x2 स्क्वायर, ठीक है। अभी 240 में से 72 घटेगा, 240 में से 72 घटा लेंगे। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 168। तो ये आ जाएगा प्लस का 168 टाइम्स x1। उसके बाद प्लस का 48 टाइम्स x2 स्क्वायर और 72 x2 है यहाँ पे ना सिर्फ, ठीक है। तो 48 टाइम्स x2 स्क्वायर और 240 में से 72 घटेगा, है ना, इन दोनों का। 240 72 x2 और यहाँ से 240 में से 72 घटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो -168 टाइम्स x2 आ जाएगा बराबर का 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, आ गया। चलो देखते हैं इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से 12 x1 x2 कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। इसके बाद 48 और 48, तो 48 कॉमन निकाल लेंगे, -48 कॉमन निकाल लें, मान लो। -48 कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 168 कॉमन निकाल लें, प्लस का 168, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x2। तो सब में से x1 कॉमन निकाल लेंगे और x1 माइनस x2, और ये आ जाएगा 12 टाइम्स x1 x2 माइनस 48 टाइम्स x1 प्लस x2 और प्लस 168 टाइम्स
बराबर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 सॉल्व करने गए तो x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ हम लोग को एक और रिलेशन मिल रहा है x1 x2 में, वो है 12 टाइम्स x1 x2 माइनस 48 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 168 इक्वल टू 0। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिलता और कुछ नहीं मिलता रिलेशन x1 x2 में, तब ये 1 1 हो जाता। लेकिन x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ एक और रिलेशन मिल रहा है x1 x2 में, ये वाला। तो इसलिए जो फंक्शन एफ एक्स है वो हो गया मेनी वन। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज मेनी वन। यही थ्योरी पढ़ाया गया। तो दूसरा वाला जो फंक्शन है वो मेनी वन हो गया, जबकि पहला फंक्शन जो था वो 1 1 हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट सब करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है इस तरह का, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिमिट का भी है और कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि टाइपिंग एरर क्या हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन है ना एक्स स्क्वायर बाई थीटा, बेसिकली यहाँ होना चाहिए एक्स की पावर 2 बाई थीटा, ये होगा क्वेश्चन में। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई थीटा दिख रहा है उसको समझ लो एक्स की पावर 2 बाई थीटा। मतलब बेसिकली एफ एक्स दे रखा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2 बाई थीटा साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई थीटा साइन ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है एफ एक्स का। यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब होता है कि x के जो मोर देन 1 है। तो जब x के जो मोर देन 1 होगी ना, तो x की पावर 2 बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो क्या होगा ये इक्वल टू 1 प्लस पे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 प्लस पे क्या करना है, जिससे मालूम चल गया कि x की पावर 2 बाई थीटा बन जाएगा इन्फिनिटी। तो जो एक्सप्रेशन इन्फिनिटी बन जाता है उससे हम पहले डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 2 बाई थीटा से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब x की पावर 2 बाई थीटा से डिवाइड कर देंगे जब, यहाँ आ जाएगा cos पाई एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 बाई थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बाई थीटा और प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1। क्या किए, एक्स की पावर 2 बाई थीटा से डिवाइड कर दिए। कौन से केस के लिए कर रहे हैं ऐसा, एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ लिमिट लगा दूँ इसको, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, तो इधर भी लिमिट लगा दें बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा भाई, ये तुम्हारा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा डिनोमीटर में, तो ये 0 हो जाएगा टेंड्स टू, और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 आ जाएगा और प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और चूंकि एक्स टेंड्स टू 1 प्लस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू -1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू
1 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। और जब हम x टेंड्स टू 1 माइनस का केस लेंगे, इसका मतलब होता है x लेस देन 1 है, तो x की पावर 2 बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और इसमें कुछ नहीं करना, ओरिजिनल फंक्शन लेना है जैसे दिया हुआ था, तो cos पाई x ये हो जाएगा cos पाई x, और उसके बाद क्या था, माइनस ऑफ x की पावर 2 बाई थीटा, तो माइनस ऑफ x की पावर 2 बाई थीटा और इंटू ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1, नीचे 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू एस की पावर 2 बाई थीटा। अब यहाँ पर x की पावर 2 बाई थीटा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और सिंपली यहाँ पर बच जाएगा cos पाई x और डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा, और x टेंड्स टू 1 माइनस पे ये cos पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 1 पे -1, और फंक्शन की वैल्यू अगर हम x इक्वल टू 1 पे निकालें, तो 1 पे क्या होता है कि 1 पे एग्जैक्ट पावर डालोगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब फंक्शन निकालनी है मुझे 1 पे f1। ठीक है भाई, तो 1 पे क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 x की पावर 2 बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, जो कि चूंकि एग्जैक्ट 1 है बेस, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो f1 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और x की जगह पर डायरेक्टली 1 लिख दो, तो cos पाई आ जाएगा सिंपली cos पाई आ जाएगा, और तुम्हारा ये साइन 0 0 होता है, और 1 प्लस साइन 0 आ जाएगा। तो ये हो गया cos पाई, यानी कि -1 हो गया सिंपली, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कितना हो गया, -1। तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि लिमिट एफ एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, और इक्वल टू हो गया f ऑफ 1, और ये तीनों वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, -1। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड f1 इक्वल टू -1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 में एक एलिप्स दे रखा है, और ये एलिप्स जो है E2 एलिप्स है, जिसमें बड़ी वाली वैल्यू होती है जो डिनोमिनेटर में, वो वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये बेसिकली एलिप्स E2 बोलता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 169 हो गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू 144 हो गई। तो इसेंट्रिसिटी निकालने इसका हम
तो इसेंट्रिसिटी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 144/169 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 144/169, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 169, तो ई बराबर आ जाएगा 5/13। ये आ गया। और फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो इवन एलिप्स का होता है +-a, 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, ±a e। तो फोकस का जो हो गया कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ±a e, और a की वैल्यू कितनी है? 13 है। 13 और इंटू 5/13, ये आ गया 0, ±5, ये आ गया। और हाइपरबोला जो दे रखा है, अब ये इक्वल टू -1 दे रखा है, तो ये भी जो हाइपरबोला है वो H2 हाइपरबोला है, जिसमें x स्क्वायर आएगा नेगेटिव साइन के साथ, y स्क्वायर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो y स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल A स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, x स्क्वायर के नीचे हमेशा स्क्वायर होता है और y स्क्वायर के नीचे हमेशा b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर हो गया लैम्डा स्क्वायर, कैपिटल B स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर जो a और e में रिलेशन आएगा वो आ जाएगा, H1 का रिलेशन होता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -1, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर e स्क्वायर -1। तो a स्क्वायर 16 हो गया, b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो गया, और इसका इसेंट्रिसिटी को इवन मान लेते हैं, तो इवन स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है। तो इसका जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा इस वाले हाइपरबोला का, H1 का होता क्या? +-a, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, ±be, be1, ये हो जाएगा 0, ± और b मतलब लैम्डा, लैम्डा इंटू E1, ये आ जाएगा। तो अगर हम दोनों का फोकस सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा इंटू E1 बराबर हो जाएगा 5, तो लैम्डा इंटू E1 बराबर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। और यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, तो लैम्डा स्क्वायर E1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर पे रिप्लेस कर दूँ 16 E1 स्क्वायर -1 से इंटू E1 स्क्वायर बराबर 25, ये आ जाएगा 16 E1 स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइम्स E1 स्क्वायर -25, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 9 टाइम्स E1 स्क्वायर बराबर 25, तो E1 बराबर आ जाएगा 5/3, 5/3 आ जाएगा। ठीक है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आ गई 5/3, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा यानी बी की वैल्यू आ जाएगी 5/E1, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5/E1, 5/3, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, 5/E1। ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। लैम्डा इंटू E1 बराबर 5, तो लैम्डा आ जाएगा 5/E1, और E1 5/3 था, तो 3 आ जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। अब क्या निकालना है? निकालना है E डिनोट द इसेंट्रिसिटी एंड L द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला।
तो E1 बराबर E बराबर 5/3 हो गया, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर L है तो हाइपरबोला 1 होता, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता 2 इंटू ए स्क्वायर बाई बी। तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 9, और ए की वैल्यू कितनी थी हाइपरबोला की? हाइपरबोला का ए था 4, तो कैपिटल ए था 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 9/2 आ गया। हम लोग को क्या निकालना है? 24 टाइम्स ई प्लस एल, तो 24 टाइम्स ई प्लस एल बराबर हो जाएगा 24 टाइम्स ई था 5/3 और एल था 9/2। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। 24 टाइम्स 3 और 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 3 जा, और 9 3 जा 27 हो जाएगा ये, तो 6 4 जा 24, 4 इंटू 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, और 4 3 जा 12, 27, 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 27, 4 7 जा 28, 4 के 12, दोनों 14, 148 आ जाएगा। तो 148 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई है तो नहीं देखना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, तो 148 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 148 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिप्स का एक सेंटर दे रखा है 1, -2 पे, 1, -2 पे सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, और फोकस दे रखा है 3, -2 पे, 1 2 3 -2 पे फोकस दे रखा है, एंड वन वर्टेक्स एक 5, -2 4 5, वन वर्टेक्स हो गया 5, -2 पे। तो ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई, और ऑब्वियसली एलिप्स कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेजर एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y = -2, ये लाइन हो जाएगी y = -2, और सेंटर का कितना है? कोऑर्डिनेट 1, -2, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया 3, -2, तो सेंटर को C, फोकस को S, और वर्टेक्स को A। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा एलिप्स का, वो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये एलिप्स कहाँ से पास कर रहा है? वर्टेक्स एलिप्स के ऊपर होता है, तो 5, -2 सेटिस्फाई करेगा, तो 5, -2 डाल देंगे इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, तो 16/a², और -2 y के जगह पे डालेंगे, तो -2 + 2 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, तो a² की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो a² हो गया 16, और अब एक इक्वेशन कहाँ से बनेगा कि जो फोकस का जो होता है कोऑर्डिनेट x होता है, कोऑर्डिनेट x = +- ae। यहाँ पर x - 1 की जो वैल्यू है वो इसको इक्वेट करेंगे ae से, यानी 4 इंटू ई से, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4e + 1, जो कि यहाँ पर 3 के बराबर दे रखा है।
तो 4e बराबर 2 हो जाएगा, तो e बराबर हाफ हो जाएगा। तो e बराबर क्या आ गया? हाफ। में क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को अगर l मान लें तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए होता है। अब इसको बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दें ए स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और डिवाइड बाई ए, यानी कि 4 या 16, ये हो जाएगा 8 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम कितना आ गया? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होगा तो 6 इसका आंसर हो गया। फोर्टीन्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो हमें पता ही है कि ये जो ई ऑफ एक्स जो दे रखा हो बेसिकली वो मीन है। तो ई ऑफ एक्स जिसको कि एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम मीन भी होता है, जिसको म्यू सिंबल भी दे सकते हैं। और म्यू क्या होता है भाई? सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे सॉरी म्यू दे रखा है 263/15। तो सम ऑफ पी ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है, पी ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स दे रखा है, कितना? म्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। तो ये दे रखा है इक्वल टू 263/15। तो यहाँ पर अब निकालो इसको सिग्मा एक्स आई पी आई। तो मतलब फर्स्ट टर्म पे आ जाएगा भाई, तो 4k इंटू 2/15 ऐसा आ जाएगा, प्लस 30k आ गया, और नीचे आ जाएगा 15 गुना 7 105, प्लस 32k 32 इंटू 2 64k आ जाएगा ये, अपॉन ये भी 105 आ जाएगा, प्लस और यहाँ से 36k, ये आ जाएगा 36k डिवाइड बाई 105, ये आ जाएगा प्लस 38 इंटू 2 76 हो जाएगा, ये 76k अपॉन ये भी हो जाएगा 105, प्लस 40k इंटू 35, 40k इंटू 35 हो जाएगा, और लास्ट वाला हो जाएगा 6k/15 प्लस 6k/15। Now this is given to be 263 divided by 15। ये आ गया। सबका डिनोमिनेटर बना लो 105 है ना, जैसे 15 है, इसमें 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 105 105 105 35 आ रहा है, तो इसमें 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। जहाँ 15 आ रहा है तो इसमें 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 56k, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो 56k आ जाएगा, और सबका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 105। ये आ जाएगा 30k प्लस 64k प्लस 36k प्लस 76k, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120k, और यहाँ पे 6 7 जा 42k आ जाएगा, 42k, और नीचे सबका आ जाएगा 105।
Now this is given to be 263 divided by 15. तो ऐसा आ जाएगा, आप सबको ऊपर ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 120 और 120 के बाद और 3 डिजिट में और तो कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, तो सब अब लिखते जाओ। 42, 76, 36, 64, 30 और 56 जोड़ देंगे। 6 4 10, 6 16, 6 22, 22 2 24, 5 2 7 3 10, 10 6 16 3 19, 7 26, 26 और 4 30 और 2 32 और यहाँ पे 3 और 1 4, 424। इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म था। कुछ छूट गया क्या? 4K वाला फर्स्ट टर्म था, 4K आ गया। ठीक है, 30K था। ठीक है, 32K था, 32K, 32 इंटू 2 64 आ जाएगा। 34 इंटू 36K, 36K वाला भी आ गया। 34K के साथ क्या है भाई? 34K के साथ 35 है। एक टर्म छूट गया है, 34K वाला छूट गया। 34K बाई 35, एक टर्म छूट गया है यहाँ पे। 34K बाई 35, तो इसमें भी तुम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक टर्म और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 102K ये एक ऐड करना पड़ेगा। तो 102 इसमें ऐड कर दें तो आ जाएगा 4 2 6 2 526। तो ये आ गया 526K डिवाइड बाई 105 बराबर 263/15। तो 15 से 7 टाइम्स कट जाएगा और 263 से 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो K बराबर कितना आ गया? 7/2। तो K बराबर आ गया 7/2। ठीक है, तो अब जब K बराबर 7/2 आ गया तो लास्ट का वैल्यू देखो 6 इंटू K है। तो लास्ट अगर देखें तो जो x की जो लास्ट वैल्यू है, x की जो लास्ट वैल्यू है वो 6K है। और अगर निकालें 6K तो 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 होता है। कितना आ गया? ये 21 आ गया। और जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है 6K के ठीक पहले वो है 40K/7, 40K/7 देख लेते हैं। 40K/7 है। ठीक है, 40K/7 है, जो हो जाएगा 40 इंटू 7/2 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 20 आ जाएगी। तो लास्ट वाला x जो है 20 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 20। तो p ऑफ x लेस देन 20 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब 20 आया था सेकेंड लास्ट टर्म, तो उसको छोड़ के और उसके ठीक तो 1 माइनस करके लिख सकते हैं हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 21। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 20 तो है नहीं। अगर इक्वल 20 होता तो p ऑफ x इक्वल टू 20 भी ऐड करते। यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 21। और p ऑफ x इक्वल टू 21 प्रोबेबिलिटी कितना दे रखी है? तो वो दे रखी है 1/15। तो 1 माइनस 1/15 हो जाएगा। और इसका मतलब 14/15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई है कि नहीं देख लेते हैं। 14/15 ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
15th क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन है थ्री वेक्टर का, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस इस वाले सेशन में कैलकुलेटिव बहुत है, कैलकुलेशन के कारण टाइम खराब हो सकता है। बाकी तो उतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं लग रहा है। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, कैलकुलेशन लग सकता है इसमें। सबसे पहले तो कोई पॉइंट पी दे रखा है 3 2 1 और इसका मुझे निकालना है रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन को मान लेना है क्यू और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और किस लाइन में रिफ्लेक्शन लेना है, x माइनस 1/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z माइनस 1/1। अब मैं इसको अगर r मान लूँ तो इसका जो मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, जो कि लाइन के ऊपर लाई करेगा, उसका लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ r। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r+1, 2r, r+1, ये आ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है पीएम का, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम ये हो जाएगा r+1 - 3, तो r-2, 2r-2 और r+1 में से 1 चले जाएगा तो r हो जाएगा। ठीक है, अब पीएम जो है लाइन एल के जिसका इक्वेशन ये दे रखा है कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सम ऑफ द प्रोडक्ट 0 करेंगे तो r-2 × 1 प्लस 2r-2 × 2 प्लस r × 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा r+2r प्लस 4r हो जाएगा ये, और प्लस का r, -2 - 4 बराबर 0। तो 4r 6r बराबर 6, तो r इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1 + 1 2, 2 और 2, फिर से 2 हो जाएगा। अगर मैं इसके इमेज को मान लूँ x1 y1 z1 और लगा दें सेक्शन फॉर्मूला, तो x1 + 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1। उसी तरह से y1 + 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई 2 और z1 + 1 बराबर भी 4 हो जाएगा। z1 + 1 था यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या करना है, जो पॉइंट क्यू निकल गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द लाइन। अब पॉइंट क्यू का डिस्टेंस निकालना है भाई, 1, 2, 3 का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसका फुट को अगर n मान लें और इसके कोऑर्डिनेट्स को अल्फा बीटा गामा मान लें। इनफैक्ट ये लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, किस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, x - 9/3, तो x - 9/3 इक्वल टू y - 9/2, y - 9/2 इक्वल टू z - 5/-2, z - 5/-2। और अगर मैं इसको इक्वल टू r1 मान लूँ, तो ये जो पॉइंट n का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इन टर्म्स ऑफ r1 क्या हो जाएगा, 3r1 + 9, 2r1 + 9, -2r1 + 5, ऐसा आ जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो निकालने Q1 का, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Q1 ये हो जाएगा 3r1 + 9 - 1, तो 3r1 + 8, 2r1 + 9 - 2, तो यह हो जाएगा 2r1 + 7 और -2r1 + 5 - 3, तो -2r1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात लाइन Q1 और लाइन L का, इसको मान लेते हैं L1 लाइन।
तो लाइन L1 का और लाइन L1 Q1 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डायरेक्शन रेशियो का सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? 3R1 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2R1 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2R1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 बराबर 0। अब सॉल्व कर लें। 3 3 जा 9 टाइम्स R1 और यहाँ से 4 टाइम्स R1 सेकेंड टर्म से और थर्ड टर्म से प्लस 4 टाइम्स R1। कॉन्स्टेंट टर्म कलेक्ट कर लें तो 24 पहले वाले ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से 14 और लास्ट वाले ब्रैकेट से -4 बराबर 0। 4 4 8 और 9 17 टाइम्स R1 हो जाएगा और 24 और 14 38 + 4 -4 तो 34 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। R1 -2 आ गया तो पॉइंट इन का जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट इन का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -6 + 9 यानी कि 3, -4 + 9 यानी कि 5, और +4 + 5 यानी 9। ये हो गया पॉइंट एन। और पॉइंट क्यू कितना था? ये लिख देते हैं बगल में, वो था 1 2 3। तो इस तरह से मुझे क्या निकालना था? डिस्टेंस Q1 निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द लाइन, यानी कि Q1 डिस्टेंस निकालना। सो Q1 डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और पूरे का अंडर रूट 36 9 45 4 49 का अंडर रूट यानी 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7।